नमस्कार दोस्तों, मैं केशव द्विवेदी आपका द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एनालिसिस एसएससी सीएचएसएल का। तो आज हम बात करेंगे सारे शिफ्ट में आए हुए सवाल अप्रैल 12 को। तो दोस्तों ध्यान देना है आपको कि अप्रैल 12 तारीख को जो पेपर हुआ है, सारी शिफ्ट के पेपर में जो चुनिंदा क्वेश्चन है वो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। हालांकि जो हमारी वीडियो सीरीज थी उस पर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे और वहीं से मतलब मैं ये कहता हूँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो शिफ्ट हुए हैं तीनों शिफ्ट में। चलिए तो आज मैं लेकर आया हूँ आपको क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एक 6 सेंटीमीटर की जीवा ए बी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऑप्शन कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए मैं ऑप्शन आपके लिए नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास ये जो क्वेश्चन मिला हुआ है हमें, तो ये कंफर्म नहीं है कि ऑप्शन उसमें कौन कौन से दिए गए थे, इसलिए मैंने आपके लिए ऑप्शन नहीं लिखे हैं। दोस्तों आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन पर और आपको एक बार के लिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने एक बार अटेम्प्ट किया होगा। अब मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन। तो ध्यान देंगे, प्रश्न है एक 6 सेंटीमीटर की जीवा ए बी। देखिएगा तो मैं बना लेता हूं एक क्या, मैंने बना लिया एक सर्किल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्या है आपका एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है। अब प्रश्न में कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर की जीवा ए बी, तो मैंने एक जीवा या मैं कहूं कॉर्ड मैंने ए बी ड्रॉ कर ली। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब मैंने एक कॉर्ड ए बी ड्रॉ कर लिया, तो ये बताया गया है ये कितने सेंटीमीटर की है, इसकी जो लंबाई है कुल 6 सेंटीमीटर की है। प्रश्न में आपसे बोला गया है कि ए बी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका मतलब ये जो आपकी जीवा ए बी है वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों आपको एक छोटी सी बात यहाँ जानना जरूरी होता है कि वृत्त के केंद्र से यदि जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो क्या हो जाता है, जीवा को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो जीवा की जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, ये 3 सेंटीमीटर और ये भी क्या हो जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन में ड्रॉ करूँ तो ये क्या हो जाएगी, सेंटर से परिधि के बीच की दूरी, जिसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, आर हो जाएगी। तो आप देखते हैं दोस्तों कि ये 3, 4 का और 5 का एक क्या बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा, क्योंकि आपका जो बेस है 3 सेंटीमीटर है और आपका जो परपेंडिकुलर है 4 सेंटीमीटर है, तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों इसकी जो रेडियस हो जाएगी, इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ट्रिपलेट का मतलब ये होगा, यहाँ पर आप उसको पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, आपका क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस आपका बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया आपका 9 हो गया। चलिए अब ये क्या हो गया आपका आर का स्क्वायर। तो जैसे ही आप 16 प्लस 9 करेंगे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 5 सेंटीमीटर होगा। तो आपसे पूछा क्या गया था वृत्त का व्यास क्या कीजिए, तो वृत्त का व्यास हो जाएगा आपका 2r बराबर 10 सेंटीमीटर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ओके चलिए दोस्तों, तो ये हमारा अगला सवाल जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था 12 अप्रैल की शिफ्ट में। तो कोई धनराशि ए बी और सी के बीच में 2:3:7 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि कुल धनराशि में से बी का हिस्सा 15,000 रुपये है तो ए और सी के हिस्सों में अंतर ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों आपका आया हुआ क्वेश्चन है और इसी तरह के मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन में PYQs में कई क्वेश्चन करवाए थे। तो ध्यान देना आपको, इसके ऑप्शन नहीं है क्योंकि ऑप्शन मैं अपने से मैंने नहीं बनाए हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछे गए थे ये हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। चलिए आ जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको ये बताना है कि जो बी का हिस्सा है 15,000 है, मतलब आपके बीच में जो धनराशि का वितरण हुआ है ए बी और सी के बीच में वह है 2:3:7 के अनुपात में। इसमें जो बी का हिस्सा है आप देख रहे हैं बी का हिस्सा अनुपात में है कितना 3, लेकिन रुपए में कितना मिला उनको 15,000 रुपए। तो क्या कहेंगे आप, इस 3 अनुपात का मान है 15,000, एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 5,000 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है ए और सी के हिस्सों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर अनुपातों में अंतर है क्या, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 2 छोटा है 7 बड़ा है, लेकिन अंतर का मतलब होता है कि बड़ी संख्या में छोटी को सब्सट्रैक्ट करना। तो आप 7 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आपको ये पता लगाना है कि 5 अनुपात का मान, क्यों, क्योंकि ए और सी के हिस्सों की
अंतर की बात कर रहे हैं वो। तो 5 से अब क्या करेंगे, 5 अनुपात का मान निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा 25,000। तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 25,000। बहुत ही छोटा प्रश्न है, आपको ये बताया गया कि ए बी सी के बीच में जो धनराशि का वितरण हुआ है वह 2:3:7 के अनुपात में हुआ है, जिसमें बी को 15,000 रुपये मिले हैं, अनुपात में 3 अनुपात मिले हुए हैं। 3 अनुपात का मान 15,000 है, तो 1 अनुपात का मान दोस्तों 5,000 हो गया। तो आपका जो ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर हो गया वो हो गया 25,000। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा अगला सवाल है। तो अगला सवाल ये है, यदि a + b + c = 0 और abc = 12 है तो a³ + b³ + c³ का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आपको करने से पहले आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि इस प्रश्न को a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c × a² + b² + c² -ab -bc और -ca, ये होता है आपका इसका फॉर्मूला। क्यों मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसका मान पूछा गया है, मुझे a³ + b³ + c³ का मान पूछा गया है, तो और मुझे इसका मान दिया गया है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा ये बात कि a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c × a² + b² + c² -ab -bc -ca। तो दोस्तों जैसे ही आप a + b + c का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा आपका राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। अब जैसे ये 0 हो जाएगा तो a³ + b³ + c³ बराबर हो क्या जाएगा, 3abc हो जाएगा। और यहाँ पर आप abc का मान आपको दिया गया है जो कि 12 है, तो 12 × 3 मतलब 36 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों कि बहुत ही इजी प्रश्न है। यदि आपने एक बार इन्हें पहले किया है, इस तरह के प्रश्नों को आपने लगा रखा है, तो इस तरह के प्रश्न आप कुछ ही सेकंड में इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये आप खुद देख रहे हैं। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, तो ये है हमारा अगला सवाल आज के सेशन का। एक वस्तु की कीमत 8:11 के अनुपात में बढ़ जाती है। वस्तु की बढ़ी हुई कीमत 33,000 है, तो बढ़ोतरी से पहले वस्तु की कीमत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस सवाल में आपको समझने की जरूरत है और आपको ये पता लगाने की जरूरत है कि इसमें दिया हुआ है कि वस्तु की कीमत 8:11 के अनुपात में बढ़ जाती है। इसका मतलब है बढ़ने से वस्तु पहले वस्तु कितने की थी, बिफोर मतलब इंक्रीमेंट, बिफोर इंक्रीमेंट वस्तु कितने की थी, 8 अनुपात में, और बाद में कितने की हो गई, आफ्टर इंक्रीमेंट वस्तु हो गई कितने की, 11 अनुपात में हो गई। कितनी हो गई, 11 अनुपात में हो गई। तो आपको ये समझना जरूरी है कि जो वस्तु की बढ़ी हुई कीमत है वो कितनी है, 33,000 है। तो आप ये कहोगे कि इस 11 अनुपात का मान कितना है, 33,000 है। कितना है, इस 11 अनुपात का मान 33,000 है दोस्तों। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। यदि 1 अनुपात का मान 3 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, तो आपकी वस्तु की कीमत बढ़ने से पहले थी कितनी, 8 अनुपात में, तो 8 अनुपात का मान हो जाएगा दोस्तों 24,000 हो जाएगा। ध्यान देना, ये प्रश्न आपने इतनी आसानी से कर लिया। इसके पहले, इसके करने के पहले आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आप यदि सीखते हैं तभी आप इन सवालों को बहुत ही कम समय में, जैसे मैंने किया, जैसे मैंने आपको सिखाया कि बहुत ही कम समय में और कुछ सेकंड में आप कर सकते हैं। तो पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि वस्तु बढ़ती है तो किस अनुपात में बढ़ रही है, तो 8:11 में। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु पहले 8 अनुपात में थी और बढ़ने के बाद वह 11 अनुपात में हो गई। तो वस्तु की बढ़ी हुई कीमत दी गई है, मतलब वस्तु की जो कीमत बढ़ी है वो कितनी हो गई, 33,000 है। तो आपसे पूछा गया है कि बढ़ाने से पहले वस्तु की कीमत क्या थी, तो बढ़ने के बाद वस्तु हो गई 11 अनुपात, जिसका मान हमने कहा 33,000 के बराबर है। 1 अनुपात का मान हो गया 3,000। ये बराबर नहीं है दोस्तों, ये समतुल्य का चिन्ह है। इसका मतलब ये है कि 11 अनुपात को मैंने लगभग 33,000 के बराबर किया, समतुल्य किया, तो 1 अनुपात का मान 3,000 हो गया। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का हो जाएगा दोस्तों 24,000। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन सब चीजों को सीखा होगा, इस प्रश्न को आपने समझा होगा। चलिए ओके, तो हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की। यह है दोस्तों अगला सवाल, देखिएगा जो कि बोर्ड पर लिखा गया है। यदि a बराबर 5 + 2√6 है तो आपको बताना है √a + 1/√a का मान, ये ज्ञात करना है। देखिए अब ये करने में तो बहुत ही आसान है। उसके पहले आपको a का मान दिया गया है, a का मान यदि दिया गया है तो आपको √a का मान निकालना होगा। तो √a मतलब आपको क्या करना होगा, a का मान यदि आपने रूट लिया
तो आपको रूट के अंदर ए का मान रखना होगा। अब आप जानते हुए हैं, यदि आपने पढ़ा होगा कि इस तरह की संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। आज मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आपको निकालने के लिए आपके पास एक ही तरीका होता है कि इस पूरी संख्या को का आप क्या बना दें, स्क्वायर बना दें। स्क्वायर बनाने के लिए आपको करना क्या होता है, आपका ये जो मिड टर्म है, ये आपका पद है, आप जानते हैं कि आपको इस संख्या को बनाने के लिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आपको बदलना होगा। यदि आपको बदलना है तो आप जानते हैं जब इसका प्रसार करेंगे आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आपका जो ये वाला पद है तो इसको आप क्या कहेंगे, 2ab के बराबर कहेंगे। क्यों कहेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। और यदि आप रूट 6 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप लिख सकते हैं √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। यदि आप ऐसा कर लेंगे तो आपका ये 2ab की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको बराबर हो जाएगी √3 इंटू इसके 2 के हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा करना होगा। तो आप क्या करेंगे, जब तुलना करेंगे तो a का मान हो जाएगा आपका √3 और b का मान हो जाएगा आपका √2। समझिएगा बात दोस्तों, आपको इस √a का मान निकालने के लिए इसको वर्ग में बदलना होगा। वर्ग जब करेंगे तभी इसका आप वर्गमूल निकाल पाएंगे। तो आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसे बदलना होगा। तो आप क्या करिए कि जो मध्य पद है 2ab, इसका जो मध्य पद होता है 2ab, इससे क्या करिए, तुलना करिए। जब इससे आप तुलना करेंगे, a का मान यहाँ से क्या होना चाहिए आपका √3 और b का मान √2। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप a का मान यदि √3 और b का मान √2 लेते हैं तभी आप होल स्क्वायर बना पाएंगे। और जब आप होल स्क्वायर लेंगे तो आपको वैल्यू इतनी ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि a का स्क्वायर मतलब 3 और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 और आपका 2ab हो कितना जाएगा, √2 हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5√6 आ गई। मतलब यही वैल्यू को आपने ये लिख दिया। तो आप जब वर्गमूल ले लेंगे दोस्तों तो ये आ कितना जाएगा, 5 प्लस 2√2 आ जाएगा, √3 प्लस क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। चलिए तो √a का मान क्या हो गया, इतना हो गया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब आपको क्या निकालना है, 1/√b का मान निकालना है। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, 1/√a का मान निकालना है। तो आप करेंगे क्या, 1/√3 प्लस √2। आप जानते हैं आप क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 माइनस √2 अपॉन क्या करेंगे, √3 माइनस का √2। आप जानते हैं जैसे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और 3 और 2 1 हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपका √3 माइनस √2। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतनी सी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए तो अब आपको बताना क्या है, अब आप यहाँ ध्यान देंगे, आपको बताना है √a प्लस 1/√a का मान। √a का मान आपने निकाला कितना, आपने निकाला √3 प्लस √2, और आपने 1/√2 का मान कितना निकाला, तो आपने निकाला √3 माइनस का √2। तो हो क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो ये प्रश्न देखने में तो बहुत ही छोटा है, लेकिन इसके पीछे बहुत छोटी छोटी बातें हैं। यदि आपको वो पता है, आपको वर्ग बनाते, मतलब ये जो दिया गया है इसका आपको वर्ग बनाते आना चाहिए, क्योंकि आप इसका वर्गमूल तभी निकाल पाएंगे जब इसका आप इसको स्क्वायर फॉर्म में सेट करेंगे। सेट करने के बाद आपको क्या करना होगा, 1/√a का मान निकालना होगा, उसका कंजुगेट से आप क्या करके रेशनलाइजेशन करके आप 1/√a का मान निकाल लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि आपसे यही वैल्यू पूछी गई है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2√3। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा अगला सवाल। तो यदि 1 2 3 4 8 x बाई 8 और 5 से विभाजित है, तो आपको बताना है कि x और y का मान क्या होगा। आपको बताना है कि x और y का मान क्या होगा। तो चलिए हम एक बार के लिए इसको डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि हमारी जो संख्या है वह है 1 2 3 4 8 x और y। चलिए तो इसको जानने से पहले आपको जानना होगा विभाज्यता के नियम। ये मैंने ऑलरेडी इसके वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल पर डाल रखे हैं, आप वहां से जाकर इसे प्ले करके देख सकते हैं। चलिए इसका कॉन्सेप्ट तो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिएगा दोस्तों, यदि ये संख्या, पहले मैं डिसाइड कर लेता हूँ 5 से। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये संख्या 5 से विभाज्य है। देखो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 5 से विभाज्य होने का मतलब यहाँ पर y के 2 ही मान संभव हो सकते हैं, क्योंकि कोई संख्या यदि 5 से पूरी तरह विभाजित है तो उसका इकाई का अंक 0 या 5 ही हो सकता है। उसका इकाई का अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। तो आप ये कहेंगे या तो 0 होगा या तो 5 होगा। आ जाइए बढ़ते आगे। तो मैंने कहा यदि आपने 0 ले लिया,
ठीक है, 0 ले लेकर देखते हैं। 1 2 3 4 8 x और क्या आपने 0 ले लिया। ओके, एक बात पहली बात ध्यान रखिएगा, x और y एक अंक है जिनके 0 से लेकर के 9 तक के मान संभव, ये बात आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। अब चलिए, अब आपको डिसाइड करना होगा, आपने y का मान तो डिसाइड कर लिया, अब आपको डिसाइड करना होगा कि x का मान क्या होगा। अब x का मान क्या होगा ये जानने के लिए आपको क्या करना होगा, रखना होगा। यदि x का मान आप 0 रखते हैं तो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब x और y का मान, यदि y का मान 0 है तो x का मान भी 0 हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा यदि x का मान क्या है आपका 1 रखेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि संख्या क्या हो जाएगी, 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, और 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 5 से तो हो जाएगी लेकिन 8 से विभाजित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 8 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंतिम के 3 अंक यदि पूरी तरह से 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x का मान 1 पॉसिबल नहीं है, आप 2 रखेंगे, 2 है पॉसिबल क्या, तो आप देखेंगे 8 से क्या 2 पॉसिबल है क्या, नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आपका 2 रखने पर संख्या 820 हो जाएगी, जो कि 8 से विभाजित नहीं है। 220 का मान नहीं होगा क्या, 3 होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा क्या, 4 होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जैसे ही आप 4 रखेंगे यहाँ पर मान तो 8 और ये हो गया जाएगा आपका 4 रखने के बाद संख्या हो जाएगी आपकी 840। 8 का मान 0, 8 में से 40 मतलब पॉसिबल है। तो आपका x का मान क्या हो जाएगा, 4 हो सकता है। आ जाइए दोस्तों, ध्यान देना है। 5 हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ेंगे। 6 हो सकता है क्या, तो 6 होने के लिए आपको देखना होगा, आपने जैसे ही 6 रखा यहाँ पर तो 8 एकम 8 बचा क्या आपका 6 और 0, पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा। 7 हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। 8 हो जाएगा क्या, हाँ 8 हो जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों कि 8 हो गया, 9 हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो कितने वैल्यू पॉसिबल हुई, x के मान 0 हो गया, 8 हो गया और कौन हो गया आपका 4 हो गया। मतलब x के कितने मान संभव है, x के मान संभव है कितने आपके 0, 4 और 8, 3 वैल्यूज पॉसिबल है। ओके, समझ में आ रही बात आपको। चलिए, क्या y के कितने मान संभव है, आपने देखा 2, लेकिन ये बताइए जैसे यदि आप y का मान 5 लेंगे तो वो संख्या क्या 8 से कटेगी क्या, बिल्कुल नहीं कटेगी दोस्तों। तो आप y का मान ये नहीं रख सकते। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन के ऊपर, ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन के ऊपर कि आपको ऑप्शन किस तरह के दिए गए हैं, आपको ऑप्शन किस तरह के दिए गए हैं। एक बार के लिए आप चेक करेंगे इस सवाल को और चेक करेंगे। यदि आपने 0 रखा, मैं आपको बुरी बातें बता देता हूँ इस प्रश्न में कि ये जो संख्या है 8 और 5 से विभाजित है, मतलब संख्या 5 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए। 5 से कटने के लिए संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। यदि 5 हो जाएगा तो संख्या 8 से नहीं कटेगी, इसलिए हम कहेंगे कि 5 हमारा होगा ही नहीं। आपने 0 लिया तो फिक्स हो गया, y का मान 0 हो गया। x का मान आपने 1 रखा, संख्या नहीं कटेगी। x का मान आपने 2 रखा, संख्या नहीं कटी। x का मान आपने 3 रखा, संख्या नहीं कटी। 4 रखा, संख्या कट गई। 5 रखा तो संख्या कटी क्या, नहीं कटेगी, कटेगी नहीं कटेगी। 6 रखा, 6 रखेंगे तो कट जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं कटेगी। 7 रखेंगे तो कट जाएगी, नहीं कटेगी। 8 रखेंगे तो कट जाएगी, हाँ कट जाएगी। कट जाएगी मतलब ये है कि संख्या 8 से कटने के लिए यदि संख्या के अंतिम के 3 अंक 8 से पूरी तरह विभाजित हैं तो पूरी संख्या आपकी विभाजित हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है, इसका जो आंसर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपके प्रश्न के ऑप्शन क्या थे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो मैंने एनालिसिस कराया, हाँ बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि आपके ये 3 शिफ्ट में पूछे गए जो प्रश्न थे, जो सटीक प्रश्न थे, उन्हीं प्रश्नों को मैंने उठा करके इसका एनालिसिस करवाया है। ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि जो प्रश्न आते हैं बहुत ही सटीक होते हैं और जो आप करते हैं वही उन्हीं में से आते हैं। कुछ एक आध प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं, जो आपने नहीं पढ़ा होता है तो वहाँ से पूछे जाते हैं, वहाँ से कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो यदि आपने पढ़ा है, प्रॉपर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो दोस्तों आपको बिल्कुल ये तय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बना पाएंगे। तो मैंने सारे एनालिसिस तो बिल्कुल नहीं किए क्योंकि एक दिन में आप जानते हैं 3 शिफ्ट होते हैं और 3 से 1 शिफ्ट में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टोटल होते हैं 75 क्वेश्चन। तो वो करवाना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने आपको बस ये बताया है कि आखिर एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके एडवांस ज़्यादा पूछी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अपनी तैयारी में यदि आप तैयारी करते हैं, आपका एग्जाम यदि आने वाले फेज में है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा एडवांस की तरफ फोकस करिएगा। अरिथमेटिक भी आ रही है, मैंने आपको क्वेश्चन ऑलरेडी करवाए, आपने देखा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मैं आगे भी एनालिसिस आपको करवाऊंगा और मैं आगे भी जो हमारी सीरीज है उसको भी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और आप कमेंट भी करिएगा, जिससे हम और कुछ आपके लिए बेहतर कर सकें। तो उसके साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स को। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।